हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था उसमें एक पॉइंट रह गया था, मंडल आयोग। तो ये जो पॉइंट है ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मंडल आयोग में अगर देखा जाए तो दक्षिणी भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पे आरक्षण यानी ओबीसी को आरक्षण दिया जाने लगा था। लेकिन अगर अब वैसे ही हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत के राज्यों में इसे आरक्षण नहीं मिला था। और 1977 से लेकर 1979 जब जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम में भी उत्तर भारत में ओबीसी के आरक्षण के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठी। बहुत सारों ने कहा कि उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इसमें एक नाम आता है बिहार के मुख्यमंत्री का। तो इन्होंने क्या किया, बिहार में भी ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति बनाई। तो इस कारण से क्या हुआ, अब बिहार में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाने लगा। दक्षिण भारत में पहले से दिया जा रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ, जो केंद्र सरकार थी उन्होंने 1978 में एक आयोग बिठाया। ये स्वतंत्रता के बाद में दूसरा अवसर था, दूसरा टाइम था जब कोई आयोग नियुक्त किया गया हो। इस कारण से इसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। और जो इस आयोग की अध्यक्षता की थी बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी इसकी अध्यक्षता। इस कारण से उनके नाम पे इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जो भी पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति में जो सुधार है उसके उपाय बताना इसका मेन मकसद था। इस आयोग का मेन मकसद था जो पिछड़ा वर्ग है उसके जैसे उन्नति के उपाय बताना इसका मेन एम था। तो इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश कर दी। लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ था, जो जनता पार्टी है उसकी सरकार गिर चुकी थी। जनता पार्टी की सरकार अब नहीं रही थी। और इन्होंने एक सर्वेक्षण किया था। उसमें सर्वेक्षण में पाया कि बहुत सारी पिछड़े वर्ग ऐसे हैं जिनकी जो सरकारी नौकरी है या फिर दूसरे कोई काम है उनमें स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इन्होंने ये भी पता लगाया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में आज भी नीचा समझा जाता है। इस कारण से उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग है उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इसके मुताबिक क्या था कि सरकारी नौकरियों में उसे 27% सीटें आरक्षित की जाने की सिफारिश की थी इस मंडल आयोग ने। तो 1990 में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय मोर्चा है उसकी सरकार ने इसकी सिफारिश को मान लिया, यानी कि जो सरकारी नौकरी है या फिर सरकारी काम है उसमें जो ओबीसी है उसे आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब ये तो उपलब्ध करवा दी लेकिन बहुत सारी जगह इसका विरोध भी किया गया। और इस कारण से जो लोग हैं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में उसे चुनौती भी दी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में इसके केस भी बनाया एक। इस सारे प्रकरण को इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे थे यानी जो कह रहे थे कि इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनमें से एक व्यक्ति थी, वो थी इंदिरा साहनी। इस कारण से इसे इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने कहा कि नहीं, ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी उसने सरकार के समर्थन में अपना फैसला सुनाया। इस कारण से ओबीसी को आज भी आरक्षण दिया जाता है। फिर ये जो था ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। वैसे तो आप सभी इन तीनों शब्दों से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी जो परिचित नहीं है उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है, यानी ये किसी धर्म विशेष को महत्व देना, खुद के धर्म को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझना, बहुत ज़्यादा अच्छा समझना, दूसरों के धर्म को इतना अच्छा नहीं समझना, उनकी बुराई करना। और ऐसे इस कारण से जो धर्म के नाम पे ऐसे भेदभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, सांप्रदायिकता कहलाएगी। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, इस पे पूरा चैप्टर भी था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ।
धर्म का आप सभी जानते हैं, धर्म का अर्थ क्या होता है। निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी का भी पक्ष न लेना, यानी किसी भी धर्म का पक्ष न लेना ही धर्म निरपेक्षता है। सभी धर्मों को समान समझना, किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना, और जिसमें ये सारी स्थितियाँ आती है वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। अपने ये भी बढ़ते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी वो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता है, दूसरे धर्म को छोटा नहीं समझता है, और साथ ही साथ में सभी व्यक्तियों को समान समझता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लोकतंत्र से आप सभी परिचित है, जनता का शासन होता है, इसमें चुनाव व्यवस्था प्रचलित होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा तो 6 चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो भारतीय जनसंघ है वो जनता पार्टी में शामिल हो गई थी आपातकाल के बाद के टाइम में। फिर उसके बाद में जनता पार्टी के टुकड़े हो गए, वो बिखरती गई। फिर जो जनसंघ के सदस्य थे, जनसंघ के जो समर्थक थे, उन्होंने 1980 के अंदर एक नई पार्टी बनाई जिसे भाजपा, बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। जैसे एक है भारतीय जनसंघ, जिसे मैं BJ से लिख रही हूँ, और दूसरी है जनता पार्टी। ये दोनों है। अब इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिल गई और ये इनका क्या नाम आ गया, जनता पार्टी नाम आ गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद में इसके टुकड़े हो गए, और फिर जो भारतीय जनसंघ के जो सदस्य थे उन्होंने एक नई पार्टी इससे निकलकर बनाई, वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो इस टाइप से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा थी उसको बढ़ावा दिया, उसको उन्नत किया। हालांकि इसे 1980 और 1984 में चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये थोड़ा आगे बढ़ते रहे। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर भी जोर दिया, हिंदुत्व का रास्ता चुना और हिंदुओं को इकट्ठा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो मैं बोल रही हूँ हिंदुत्व, हिंदूपन, ये सारे शब्द ये जो वीर दामोदर सावरकर है उनके द्वारा उपयोग में लिए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप इसमें देखें तो जो VD सावरकर थे उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किसी धर्म या किसी संप्रदाय से रिलेट नहीं किया था। मतलब आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस हिसाब से हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी धर्म या किसी संप्रदाय से इसे रिलेट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भारत भूमि को जो अपनी पितृभूमि के साथ साथ पुण्य भूमि भी समझता है वो हिंदू है। उनके हिसाब से इसे हिंदू कहा गया, मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक एज ए हिंदू कहलाएगा। उन्होंने किसी धर्म से रिलेट नहीं किया था इसे। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है 1986 के अंदर 2 घटनाएं हुई थी, 2 बातें ऐसी हुई थी जिस कारण से जो भाजपा की जो राजनीति है के लहजे से वो प्रधान बन गई थी। पहली बात हुई थी 1985 के अंदर शहबानों के मामले में। अब ये शहबानों का प्रकरण क्या चीज़ है, ये शहबानों एक 62 वर्ष की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है। इन्होंने क्या किया था, जिससे इनका तलाक हुआ था उसके लिए मतलब जो गुजारा भत्ता है वो हासिल करने के लिए, यानी जो जिनसे इनका तलाक हुआ था उससे मंथली इनकम अपनी बंधवाने के लिए, उनसे मंथली इनकम लेने के लिए इन्होंने अदालत के अंदर अर्जी लगाई थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इन्हीं शहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि ये फैसला सुनाया कि जिनसे इसका तलाक हुआ है वो उन्हें मंथली इनकम पे करेंगे ताकि ये अपना गुजारा कर सकें। लेकिन जो बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जो अदालत है वो हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रही है, पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रही है। कहने का उनका ये अर्थ था कि ये जो हमारे तलाक वगैरह ये सब भी है ये हमारे धर्म से रिलेटेड है, जो कोर्ट है उसे हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनके कहने का ये अर्थ था। और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने क्या किया कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 यानी कि तलाक से जुड़ा एक अधिकार था वो पास कर दिया। अब इस कारण से क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था शहबानों के मामले में कि वो उनसे जिस
जिसका तलाक हुआ है वो उन्हें मंथली इनकम पे करेंगे उनके गुजारे के लिए। तो इस जो अधिनियम से, ये जो अधिनियम था मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अनुसार ये फैसला निरस्त हो गया। इस फैसले को नहीं माना गया। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत सारी महिलाएं थीं, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वो गलत कर रही थी सरकार उस टाइम में। और भाजपा ने भी उसकी आलोचना की और कहा कि जो अल्पसंख्यक है उन्हें आवश्यकता से ज़्यादा ही छूट दी जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस को ये कहा कि जो अल्पसंख्यक है वो ज़्यादा ही छूट ले रहे हैं, उन्हें ज़्यादा ही आवश्यकता से ज़्यादा कहीं ज़्यादा छूट दी जा रही है। फिर जो मैंने बताया था आपको 1986 के अंदर दो बातें हुई थी। पहली बात तो शाह बानो का मामला हो गया, दूसरी बात थी अयोध्या का विवाद। तो फैज़ाबाद जिला है, वहाँ के न्यायालय ने फरवरी 1986 में एक फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला ये सुनाया कि जो बाबरी मस्जिद है उसका ताला खोल देना चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदू का एक पूजा स्थल है और ये हिंदू इन्हें पवित्र जगह मानते हैं और साथ में ये बाबरी मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, तो ये मुसलमानों का भी एक स्थल हो गया। लेकिन ये मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा बता दूँ कि जो अयोध्या है उसमें बाबरी मस्जिद एक विवादित संरचना बनाई है। कहने का ये अर्थ है कि जो हिंदू लोग ये कहते हैं कि जो अयोध्या है वो भगवान राम का जन्म स्थल है और भगवान राम के जन्म स्थल पर एक राम मंदिर बना हुआ था। राम मंदिर को तोड़कर उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था 16वीं सदी में। तो जो हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो ये भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ पे भगवान राम का मंदिर बना हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन मंदिर को तोड़कर यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी। इस कारण से ये मुकदमा आगे चलता गया और जैसे ये कोर्ट तक पहुँचा इस कारण से वहाँ पे ताले लग गए। और अभी मैंने आपको बताया कि एक फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के अहाते के ताले खोल देने चाहिए। अब जैसे ही ताले खुले तो दोनों धर्मों के लोग, यानी कि जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, इन दोनों के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पे जुटना स्टार्ट हो गए। भाजपा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपना सत्ता बनाए रखने के लिए। इन्होंने क्या किया कि गुजरात में जो सोमनाथ है वहाँ से लेकर जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वहाँ तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली इन्होंने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है विध्वंस। और उसके बाद अब हुआ क्या कि जो भी कार सेवा की आयोजना की गई। अब ये कार सेवा क्या होता है? कार सेवा किसे कहा जाता है? कार सेवा वो लोग होते हैं जो किसी धर्म का कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं या फिर जो संस्था के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से परोपकार का कार्य करते हैं या फिर कोई धार्मिक काम करते हैं, वो कार सेवक कहलाते हैं। अब ये काम यहाँ पे किया गया और 6 दिसंबर 1992 में जो बहुत सारे हिंदू थे अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग कोनों से, वो सारे अयोध्या पहुँचे और उन्होंने क्या किया, जो विवादित संरचना थी, जो बाबरी मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया, उसको विध्वंस कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाया, उसको गिरा दिया। तो इस कारण से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए। ये बात बाद में भी देखने को मिली। इससे पहले कि मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि जो अयोध्या में जो तनावपूर्ण स्थिति पहले होने वाली थी, इससे क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था राज्य सरकार को कि जो विवादित स्थान है वहाँ पे पूरी सुरक्षा रखी जाए। लेकिन वहाँ पे सुरक्षा रखने के बावजूद भी ये सब काम हो गया। और इसके बाद में क्या हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी उसे बर्खास्त कर दिया गया और अन्य स्टेट में भी, भारत के दूसरे जो राज्यों में भी जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और जो उत्तर प्रदेश के उस टाइम में मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक हल्फनामा दिया था। हल्फनामे का क्या अर्थ है? शपथ पत्र। उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था विवादित ढांचे की रक्षा के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि
वहाँ पे जो विवादित स्थान है वहाँ पे पूरी सुरक्षा रखी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सारी घटना घटी। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी एक शपथ पत्र दिया था कि वह विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, इस कारण से उन पे मुकदमा भी दायर हो गया। और जो बीजेपी है उसने भी इस बात पर अफसोस जताया। अब मंदिर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन उसके बाद में जो बहुत सारे बाबरी मस्जिद को तो नुकसान पहुंच गया, इसके साथ साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो निकल कर आने लगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत के टुकड़े हुए थे, तब बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिली थी, बहुत सारे प्रश्न लगे हुए थे। जैसे कि भारत एक देश टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, भारत में कैसा शासन होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा या नहीं होगा, या भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, या फिर ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। उसी टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में भी यहाँ पे उभर कर आए। कैसे क्वेश्चंस कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों पर अपना दबदबा कायम करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर कहीं ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, किसी धर्म या संप्रदाय, किसी जाति के ज़्यादा लोग पाए जाते हैं और दूसरी जाति या धर्म के कम लोग जब पाए जाते हैं, जो ज़्यादा वाले होते हैं वो कम वालों पर अपना दबदबा कायम करते हैं, कम वालों का शोषण होता है हमेशा। तो यही स्थिति यहाँ पे देखने को मिली थी। यही प्रश्न यहाँ पे उठा, क्या यहाँ पे बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अपना दबदबा कायम करेंगे, उनका शोषण करेंगे, या फिर ये धर्मनिरपेक्ष देश बना रहेगा, यानी इसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, लिंग, वर्ण, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाएगा। ये सारे प्रश्न यहाँ पे उठ कर आने लगे। फिर उसके बाद में एक और घटना हुई जो है गुजरात के दंगे में। तो 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात में एक हिंसा का स्वर भी उठा था। तो हुआ क्या, जो गोधरा स्टेशन है वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पे बहुत सारे अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी और ट्रेन के एक डिब्बे में बहुत सारे कार सेवक थे। कार सेवक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं या किसी संस्था के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो कार सेवक कहलाते हैं। वो कार सेवकों से एक डिब्बा भरा हुआ था ट्रेन का, उस डिब्बे में आग लग गई और जो 57 लोग हैं उस आग में जलकर मर गए। तो लोगों का ये कहना था कि ये आग मुसलमानों ने लगाई है, जो अयोध्या में जो विवाद चल रहा है उस कारण से। वो ट्रेन अयोध्या से आ रही थी, इस कारण से अगले ही दिन बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं घटने लगी, बहुत सारा ऐसे तहस बहस हुई और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचा। इससे लगभग 1100 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे और हिंसा का स्वर भी यहाँ पे देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई और एक बार के लिए जो गुजरात है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उसको एक बार स्थगित करने का फैसला लिया गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक नई सहमति का उदय। अगर हम इस टाइम में देखें, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर उस टाइम से रिलेट बात करें तो इस टाइम में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है उसका धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया था और जो बीजेपी है उसका धीरे धीरे उदय होना स्टार्ट हो गया था, वो धीरे धीरे उन्नत होने लग गई थी इस टाइम में आकर। तो इस सभी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है। ये 1984 से लेकर 2019 तक है कि बीजेपी की कितनी सीटें थी लोकसभा में और जो कांग्रेस है उसकी कितने सीटें थी। जो कांग्रेस को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया और बीजेपी को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया। इससे आगे पॉइंट दिया हुआ है कि जो इस टाइम के अंदर क्या हुआ था कि कांग्रेस और बीजेपी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में चल रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के हम टोटल वोट हैं उनको जोड़ दें तो अभी वो 50% से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो बाकी वोट कहाँ गई, बाकी वोट दूसरे दलों में बंट गए। फिर तीसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुत सारे दल ऐसे थे जो कांग्रेस में भी नहीं थे, जो जनता पार्टी में भी नहीं थे, वो अलग से थे, इस कारण से उनके वोट बंट गए थे। फिर उससे आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2004 के लोकसभा चुनाव। 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें
कांग्रेस ने पूरा जोर गठबंधन में लगा दिया और जो राजग थी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसकी हार हो गई थी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रज्ञ है उसकी जीत हो गई थी। जो कांग्रेस थी उसने गठबंधन कर लिया था और संप्रज्ञ है उसकी सरकार बन गई थी इस टाइम में। और अगर हम वैसे देखें तो इस टाइम में 2004 में कांग्रेस और बीजेपी में जो लोकसभा की सीटें थी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत कम डिफरेंस था। ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो 2004 में जो कांग्रेस है उसको सीटें कितनी मिली, 145, और जो बीजेपी है उसको सीटें मिली 135। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था, यानी पूरी टक्कर चल रही थी इस टाइम में। और इस टाइम में क्या हो गया था, 4 ही पार्टियां देखने को मिलती थी। पहली पार्टी तो कौन सी थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल थी जो दल। दूसरी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में जो शामिल थे। तीसरी पार्टी कौन सी थी, वाम मोर्चों का दल। और चौथी पार्टी कौन सी थी, ना वो कांग्रेस में शामिल थी, ना वो बीजेपी में शामिल थी, ना ही वो वाम मोर्चों में शामिल थी, यानी किसी अलग में ही थी, वो थी चौथी पार्टी। तो ये 4 पार्टियां इस टाइम में यहाँ पे देखने को मिली। फिर उसके बाद में आते बढ़ती सहमति। हमने यहाँ पे पढ़ा कि कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी, कितना ज़्यादा भेदभाव था, कितनी ज़्यादा विचारधाराएं लोगों की अलग अलग थी। यानी यहाँ पे हर एक दल की हर अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन फिर भी 4 बातें ऐसी थी जिन पे सभी की सहमति थी। तो ये 4 बातें यहाँ पे नीचे दी हुई है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली बात तो ये थी नई आर्थिक नीति पर सहमति। जो सभी के सभी दल थे, यानी कुछ एक दल को छोड़ दें, एक दो दल को, तो बाकी सारे जो दल थे वो नई आर्थिक नीति के लागू होने के पक्ष में थे। वो कहते थे कि जो इससे देश समृद्ध बनेगा, भारत का विकास होगा। तो इस बात पे सबकी सहमति थी। दूसरी बात थी दूसरे पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना। इस बात पर भी सभी की सहमति थी कि जो ओबीसी है उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको थोड़ा उन्नत बनाया जाना चाहिए, उसे अभी भी पिछड़ा नीचा वर्ग समझा जाता है, उसे थोड़ा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस पर सभी की सहमति थी। तीसरी बात ये थी कि किस पर सहमति थी कि जो शासन है, देश का पूरा शासन है, उसमें प्रांतीय दलों की भी भूमिका पाई जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र किससे बनेगा, छोटे छोटे क्षेत्रों से बनेगा, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे बनेगा। जो क्षेत्र होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है राष्ट्र के निर्माण में। इस कारण से ये भी बात मानी गई कि जो देश के शासन में जो प्रांतीय दल है उनकी भी भूमिका को स्वीकार किया गया। चौथी बात ये थी कि यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे दल पाए गए थे। मान लो 4 दल है अगर, तो चारों के चारों की अलग अलग विचारधारा है। ये दल किसी और विचारधारा को मानता है, ये दल किसी और को, इसी तरह से ये इन सभी की अलग अलग विचारधारा है। फिर भी हमने इस टाइम में क्या देखा, यानी 2014 तक जब तक गठबंधन की सरकार बनी तब तक हमने क्या देखा कि चाहे इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सत्ता में आने के लिए, अपनी सरकार बनाए रखने के लिए गठबंधन किया। किसके साथ गठबंधन किया, या हालांकि उनकी विचारधाराएं एकदम अपोजिट थी। 2 दल है, ये मान लो किसी और विचारधारा का, ये किसी और विचारधारा का है, फिर भी इन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन किस लिए किया, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए गठबंधन किया, ताकि इनकी सरकार बनी रहे, इसलिए इन्होंने गठबंधन किया। और इन्होंने 5 साल तक अपना शासन भी किया, इस गठबंधन को बनाए रखा। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा ये गठबंधन का युग था, इसमें कौन कौन सी 4-5 बड़ी बड़ी बातें हुई, इसमें दंगे भी हुए थे इस टाइम में, और कैसे सरकार कभी बनी, कभी गिरी, कभी गठबंधन भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर भी इन सभी चीज़ों में असमानता होने के कारण, इन सभी दलों में असमानता होने के कारण फिर भी यहाँ पर गठबंधन हुआ और वो 5 साल तक सरकार गठबंधन की टिकी रही। तो इसमें बहुत सारा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यदि हम 2014 की और 2019
19 की बात करें तो इसमें जो जीती थी वो थी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार थी, उसकी यहाँ पर विजय हुई थी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो बीजेपी की सरकार को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, तो इस टाइप से आगे यहाँ पे चलता गया। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे अब आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।